बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ MTI 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है पावर सीरीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि पावर सीरीज़ मैथमेटिक्स की स्टडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलस में भी हम रियल पावर सीरीज़ की स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनफैक्ट पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए डिफरेंट टूल्स हमने कैलकुलस में स्टडी की हैं। अब कैलकुलस की स्टडी के पैरेलल हम कॉम्प्लेक्स में भी पावर सीरीज़ का आइडिया डेवलप करेंगे और कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज़ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये पावर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन जो किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की होगी, इसको यूज़ करते हुए हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के जब सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक मेथड है पावर सीरीज़ मेथड, जो एनालिटिक सॉल्यूशंस फाइंड करने में यूज़ होता है डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस के। सो पावर सीरीज़ इस तरह रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं और इस लेक्चर्स को हम कनेक्ट करेंगे विद कॉशीज़ थ्योरी कमिंग लेक्चर्स में, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो कैलकुलस में आपने स्टडी किए हैं उनको सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज फार्मूलाज। सो आज का लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है और मेनली हम इस लेक्चर्स को कनेक्ट करेंगे टू इन्वेस्टिगेट certain properties of complex functions। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट रिविजिट करते हैं लास्ट लेक्चर्स में हमने जो कुछ स्टडी किया था। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन स्टडी किए थे कि किसी भी एनालिटिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे डिफाइंड होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी थी एनालिटिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव थे, हमने देखा था कि वो अगर फंक्शन f ऑफ z किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शंस के अप टू ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं यूजिंग कॉशीज़ डेरिवेटिव फार्मूला। और फर्दर हमने डेरिवेटिव्स डिफाइन भी किए थे कि जैसे f ऑफ z अगर एनालिटिक है एट z तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल u और पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v और पार्शियल x के इक्वल होता है। सिमिलरली इसका सेकंड डेरिवेटिव एट z पार्शियल टू u और पार्शियल x2 प्लस आयोटा पार्शियल टू v और पार्शियल x2 के इक्वल होता है। इसी आइडिया को जनरलाइज करें तो nth डेरिवेटिव भी हम फाइंड कर सकते हैं। कॉशीज़ डेरिवेटिव फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने कॉशीज़ इनइक्वालिटी प्रूफ की थी। कॉशीज़ इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट ये थी कि अगर f ऑफ z एनालिटिक हो एक सर्कल पे जिसका सेंटर z नॉट और रेडियस r है तो f nth डेरिवेटिव एट z नॉट का जो मॉड्यूलस है ये लेस आर इक्वल टू m ओवर r पावर n इंटू n फैक्टोरियल के। यहाँ पे m जो था बेसिकली ये मॉड्यूलस f ऑफ z लेस आर इक्वल टू m था ऑन कर्व C। देन हमने लिवोलिस थ्योरम का प्रूफ देखा था जिसकी स्टेटमेंट थी एवरी इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड और इंटायर है तो वो कांस्टेंट होगा, और इसी तरह अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट और इंटायर है तो वो बाउंडेड होगा। तो इस थ्योरम की जो मेजर एप्लीकेशन हमने स्टडी की थी वो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो है ये हमें गारंटी देता है कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री हैज़ एट लीस्ट वन रूट। लिटरेचर में डिफरेंट प्रूफ्स अवेलेबल हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के, बट यहाँ पे हमने जो प्रूफ स्टडी किया था वो बेस कर रहा था कॉशीज़ थ्योरी पे। इनफैक्ट कॉशीज़ थ्योरी में
एज ए एप्लीकेशन ऑफ लिवालिस थ्योरम हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा को प्रूव किया था। और एट द एंड ऑफ लेक्चर्स हमने मोरेरास थ्योरम को स्टडी किया था कि मोरेरास थ्योरम इज ए सॉर्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ काशी-गुरसा थ्योरम। इन जनरल तो काशी-गुरसा थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बट अगर हम इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड को ज़ीरो लें वेयर सी सम क्लोज्ड कंटूर और एफ ऑफ जेड को कॉन्टीन्यूस ले लें और एफ ऑफ जेड को कॉन्टीन्यूस ले लें, तो फिर इस केस में ये फंक्शन एनालिटिक हो जाता है इन डोमेन डी। इनफैक्ट ये जितनी भी एप्लीकेशंस हमने स्टडी की थी, इसका जो मेन थीम था वो ये था कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स सॉल्व करने हैं हमने। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल स्टार्ट में हमने देखा कि जब हम इनको सॉल्व करते थे तो ये यूजुअली इंटीग्रल कर्व सी पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हमने इनफैक्ट ट्रिक ये यूज़ की थी स्टार्ट में कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ टी जेड डैश टी डी टी में ट्रांसफॉर्म करते थे। यहाँ से हम इंटीग्रल के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके रियल इंटीग्रेशंस के मेथड से इनको सॉल्व करते थे। देन हमने पाथ इंडिपेंडेंस का आइडिया इन्वॉल्व किया इसमें कि जिस तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अलाउ करता है हमें कि इंटीग्रल जो होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि इंटीग्रल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होते हैं। तो हमने ये सोचा था कि क्या इस टाइप का कोई थ्योरम कंटूर इंटीग्रेशन में भी होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट बनी थी कंटूर इंटीग्रल्स के लिए, उसमें भी हमने देखा कि अगर एफ ऑफ जेड एक फंक्शन लें और इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक फंक्शन हो सच दैट कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल हो, तो इस केस में जो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है और इसकी वैल्यू एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल होता है, वेयर जेड वन जो है ये कर्व सी का टर्मिनल पॉइंट है और जेड नॉट कर्व सी का इनिशियल पॉइंट है। तो ये तो जस्ट प्रीवियस 2 और 3 लेक्चर्स का रिव्यू था जिसमें हमने इन डिटेल काशी थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को स्टडी किया और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी। हमारा आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर है अबाउट पावर सीरीज। आज के लेक्चर्स में सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे रियल पावर सीरीज को। रियल पावर सीरीज के पैरेलल हम आइडियाज डेवलप करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज की। अब क्योंकि सीरीज डिफाइंड होती हैं सीक्वेंसेस से, सो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस डिफाइन करेंगे और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस को यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीरीज डेवलप करेंगे। इसके बाद जिस तरह रियल पावर सीरीज होती हैं हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज डिफाइन करेंगे, और जिस तरह रियल पावर सीरीज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज की प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और एट द एंड ऑफ लेक्चर हम डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे ऑन कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज। तो ये तो थी आज के लेक्चर्स की आउटलाइन। लेट अस स्टार्ट टुडे लेक्चर। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं रियल सीक्वेंसेस और सीरीज को। सो इन रियल व्हाट इज सीक्वेंस? रियल में हम डिफाइन करते हैं कि ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is
set of positive integers and whose range is a subset of set R, where R is this set of all real numbers. तो ये तो डेफिनेशन थी रियल सीक्वेंस की, कि रियल सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है और जिसकी रेंज रियल नंबर्स का कोई सबसेट होता है. फॉर एग्जांपल f of n इज इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस 1. ये एक रियल सीक्वेंस है. इसमें आप देखें n को अगर हम 1 लेते हैं तो आउटपुट हमें 2 मिल जाती है. इनपुट 2 लें तो आउटपुट 5 मिलेगी. बेसिकली नोटेशन क्या होती है सीक्वेंस की, कि सपोज ये हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है और ये सेट ऑफ रियल नंबर है. तो अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 सो ऑन इस तरह है हमारे पास, और ये जो फंक्शन है f, ये 1 को मैप करता है f ऑफ 1 पे और इसको हम डिनोट करते हैं a1 से. इसी तरह 2 को मैप करेगा एक नंबर a2 पे एंड सो ऑन. इन जनरल n को मैप करेगा जिस नंबर पे उसको हम an से डिनोट करेंगे. सो a1 a2 so on an are terms of sequence. तो सीक्वेंस को इन जनरल हम डिनोट करते हैं an से. अब सीक्वेंस में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं. अब इनफैक्ट किसी भी सीक्वेंस an को हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an से l के इक्वल हो, where l is finite and unique. अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l के मीनिंग्स क्या होते हैं, कब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसको देखते हैं. तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an l के इक्वल होगी इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer n naught such that an minus l modulus less than epsilon o for all n is greater than n naught. अब जस्ट इस इनइक्वालिटी को या इस डेफिनेशन को हम समझते हैं बाय एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीक्वेंस लें 1/n तो इसकी nth टर्म an 1/n है. अब अगर हम nth टर्म की लिमिट लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी. अब इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन अगर हम ये देखें कि ये लिमिट कैसे 0 आ रही है, ऑब्जर्व करें ये रियल सीक्वेंसेस हैं, ये 0 नंबर है. अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म a1 है विच इज 1/1 1. सेकेंड टर्म a2 है 1/2. थर्ड टर्म 1/3. तो हम नोट कर रहे हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं सीक्वेंस की टर्म्स कन्वर्ज कर रही हैं टुवर्ड्स 0. सो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट 0 है. इनफैक्ट
अगर आप एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन हम 0.5 अगर ले लें, तो अब आप देखते हैं कि जब हम सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और 0 का डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि एल यहाँ पे 0 है, तो ये 1 माइनस 0 1 आ जाता है, विच इज़ नॉट लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह सेकेंड टर्म और 0 का डिफरेंस देखें तो 1/2 माइनस 0, ये 1/2 है और ये इक्वल टू एप्सिलॉन है, सो नॉट लेस देन एप्सिलॉन। बट A3 और 0 का डिफरेंस देखें तो 1/3 माइनस 0 1/3 आता है, ये लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह आप A4 और 0 का डिफरेंस देखें 1/4 आएगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। और अब आप इसकी कोई भी टर्म लें जो A4 से ग्रेटर होगी, तो इस टर्म के लिए AN माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन आएगा। सो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि AN माइनस 0 is less than epsilon for all n is greater than 2, because n को हमने 2 लिया था तो ये इक्वालिटी अकर हुई थी, बट 2 से ग्रेटर हम ले रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है। सो यहाँ पे जो n नॉट नंबर हो गया वो 2 हो गया। तो ये n नॉट नंबर हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, an माइनस l का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब अगर ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन सम पॉजिटिव इंटीजर n नॉट, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो जस्ट ये डेफिनेशन क्लियर होती है इस तरह। तो इनफैक्ट अगर कोई सीक्वेंस किसी नंबर को अप्रोच नहीं करती तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीक्वेंस ले लें an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ये सीक्वेंस की nth टर्म लें तो इसमें फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म अगेन -1 है, फोर्थ टर्म 1 है। सो सीक्वेंस को देखें तो ये -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस किसी यूनिक लिमिट को अप्रोच नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें अगर हम लिमिट लें n टेंड टू इन्फिनिटी तो इसकी लिमिट 1 आती है इफ n इज इवन, और -1 आती है इफ n इज ऑड। सो ये लिमिट यूनिक नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, देयरफॉर ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इट मीन ज़रूरी नहीं कि ये तमाम सीक्वेंसेस जो हम स्टडी करते हैं ये कन्वर्जेंट हो। अब इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेस हैं वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस टेंड्स करती हैं एक यूनिक और फाइनाइट नंबर को। डाइवर्जेंट सीक्वेंस की और एग्जांपल्स देखें तो an इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसकी लिमिट ले तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, फाइनाइट नहीं है। सो ये भी सीक्वेंस एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो अब जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे लिए वही सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हम डिफरेंट क्राइटेरियाज देखते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं। इनफैक्ट रियल सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करने के हमने 3 डिफरेंट मेथड कैलकुलस में स्टडी किए होते हैं। फर्स्ट वन इज बाय डेफिनेशन, सेकंड वन इज बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस ऑलवेज कन्वर्जेंट होती हैं, और थर्ड जो है कंप्लीट स्पेसेस में कॉची सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती हैं। तो ये तो 3 डिफरेंट मेथड्स थे जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं रियल सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। अब सीक्वेंसेस से नेक्स्ट आइडिया जो हम डिफाइन करते हैं वो सीरीज का है। सीरीज इनफैक्ट अगर हमारे पास A1 A2 so on AN टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंसेस टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस हूं, तो फिर
a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an एंड सो ऑन, ये एक्सप्रेशन सीरीज कहलाती है। तो इसको जर्नल कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूं लिखा जाता है, समेशन ए के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए यूजली हम 3 मेथड यूज करते हैं, बट सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपने डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़े होंगे, जिसमें सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो हैं वो हम रिकॉल करें तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, डाइवर्जेंट टेस्ट है जो किसी भी सीरीज की डाइवर्जेंट बताता है हमें। इनफैक्ट ये किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं और ये टूल हम अप्लाई करते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज पे। अब किसी भी सीरीज से हम टर्म्स लेकर अगर एक नई सीरीज डिफाइन करें तो वो सीरीज की सब सीरीज कहलाती है, और अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसकी हर सब सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है और सेम पॉइंट को कन्वर्ज करती है। इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने रियल सीरीज के लिए इन्वेस्टिगेट की है। सीरीज में जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कन्वर्जेंट सीरीज की आपने पढ़ी होगी वो ये है कि अगर समेशन ए के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक कन्वर्जेंट सीरीज हो तो फिर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की वैल्यू 0 होती है। यानी ये कंडीशन जस्ट नेसेसरी है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो nth टर्म की लिमिट मस्ट 0 होती है, बट ये सफिशिएंट नहीं है कंडीशन। मींस अगर किसी सीरीज की nth टर्म की लिमिट 0 हो जाए तो वो ज़रूरी नहीं सीरीज कन्वर्जेंट हो। फॉर एग्जांपल समेशन 1 ओवर n वेल नोन सीरीज, इस सीरीज की nth टर्म है 1 ओवर n, इसकी लिमिट ले n टेंड टू इन्फिनिटी तो ये 0 के इक्वल आती है। बट ये सीरीज एक p सीरीज है विद p इक्वल टू 1 और p सीरीज डाइवर्जेंट होती है अगर p की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 हो, और कन्वर्जेंट होती है अगर p ग्रेटर देन 1 हो। तो क्योंकि यहाँ p इक्वल टू 1 है सो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी कंडीशन को यूज करके हम एक टेस्ट डिफाइन करते हैं रियल सीरीज के लिए नॉन एज डाइवर्जेंट टेस्ट, जिसमें हम जस्ट सीरीज की nth टर्म लेकर उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। अगर ये लिमिट नॉन जीरो आ जाए तो ये श्योरिटी होती है कि वो सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। अब इनफैक्ट कन्वर्जेंट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इस पे बात करते हैं। जिस तरह सीक्वेंसेस में आपने देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस अप्रोच करते हैं एक फाइनाइट लिमिट को, इसी तरह जो कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ नंबर्स होती हैं इनको जब हम सम अप करते हैं तो आंसर हमारे पास एक फाइनाइट और यूनिक नंबर आता है। तो ये तो रिव्यू था रियल सीरीज का। जस्ट इस आइडिया को समराइज करें तो रियल सीक्वेंसेस क्या होती हैं? फंक्शन whose domain is set of natural number and whose range is subset of real number। रियल सीक्वेंसेस को जब ऐड किया जाए तो सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करने से हमारे पास रियल सीरीज आती है। अब सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं हमारे पास, और किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि सीरीज की nth टर्म की लिमिट 0 के इक्वल होती है, और अगर किसी सीरीज की nth टर्म की लिमिट
ज़ीरो नहीं होती तो वो एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था रियल सीरीज़ और रियल सीक्वेंसेस का। इनफैक्ट हमारा टॉपिक जो है आज का वो है अबाउट कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सीरीज। सो लेट अस स्टार्ट। जिस तरह कैलकुलस में हम डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सिमिलर वे में हम कॉम्प्लेक्स में भी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस Zn इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट डिफरेंस नोट करें कि डोमेन में कोई डिफरेंस नहीं है। रियल सीक्वेंस की भी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की डोमेन भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, बट रेंज का डिफरेंस है। रियल सीक्वेंसेस में रेंज जो है वो सबसेट ऑफ सेट आर होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में जो रेंज है वो सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कन्वर्जेंट कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस क्या है? इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Zn इज इक्वल टू L, अगेन यहाँ पे L फाइनाइट और यूनिक हो तो वी से दैट Zn सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Zn इक्वल टू L के मीनिंग क्या है यहाँ पे, जस्ट इसके मीनिंग हम क्लियर करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Zn इक्वल टू L होता है if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that Zn minus L modulus less than epsilon for all n is greater than n naught। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि लिमिट के मीनिंग एग्जैक्टली वही हैं जो रियल में थे, बट नोट दैट इन कैलकुलस जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमने कहा था an माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और ये इनइक्वालिटी इस इनइक्वालिटी से रिलेट हो सकती है कि L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि an बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। रफली स्पीकिंग, अगर ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग इस टाइप के इंटरवल से बिलोंग कर जाएं तो वो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बट कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस के मीनिंग्स इस फॉर्म में आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको इनइक्वालिटी से लिंक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर Zn माइनस L मॉड इक्वल टू एप्सिलॉन लें तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर L है और रेडियस एप्सिलॉन है। सो Zn माइनस L मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन के मीनिंग्स ये हैं कि ये सारे पॉइंट्स Zn जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो एक डिस्क में है जिसका सेंटर L और रेडियस एप्सिलॉन है। इनफैक्ट ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन कि अगर हम एक डिस्क लें जिसका सेंटर L और रेडियस एप्सिलॉन लें तो ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस इस डिस्क से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑब्जर्व करें तो डेफिनेशन की सेम है जो रियल सीक्वेंस की थी। अब कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की हम कन्वर्जेंस चेक किस तरह करते हैं, इसका क्राइटेरिया देखते हैं इस स्लाइड में। इस सीक्वेंस Zn
converges to a complex number L which is a plus iota b if and only if real part of Zn converges to a and imaginary part of Zn converges to b. जस्ट हम अगर Zn को एज्यूम कर लें un प्लस आयोटा Vn, तो रियल पार्ट ऑफ Zn un के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Zn Vn के इक्वल है. तो सपोज अगर ये un कन्वर्ज कर जाए a को एंड Vn कन्वर्ज कर जाए b को, तो फिर हम कहते हैं कि Zn कन्वर्जेस टू a प्लस आयोटा b. ये तो क्राइटेरिया है कन्वर्जेंस चेक करने का. यहाँ पे नोट करें कि हमने कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को ब्रेक किया है रियल पार्ट में. अब ये एक un रियल सीक्वेंस है, तो इसकी कन्वर्जेंस हम रियल सीक्वेंस वाले मेथड से चेक कर सकते हैं. Vn भी एक रियल सीक्वेंस है, इसकी कन्वर्जेंस भी हम रियल सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस जिस तरह चेक करते हैं उस तरह चेक किया करेंगे. और ये अगर दोनों कन्वर्ज करें से a और b को, तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी a प्लस आयोटा b को. इस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से. शो दैट 3 प्लस n आयोटा ओवर n प्लस 2n आयोटा कन्वर्जेस टू 2 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 आयोटा. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो Zn गिवन है यहाँ पे, Zn इज इक्वल टू 3 प्लस n आयोटा ओवर n प्लस 2n आयोटा. 3 प्लस n आयोटा ओवर n प्लस 2n आयोटा. क्योंकि हमने ये क्राइटेरिया अप्लाई करना है, इसलिए सीक्वेंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Zn, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में नहीं है. सो इसको हम n प्लस 2n आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. राइट, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस n आयोटा मल्टीप्लाइड विद n माइनस 2n आयोटा डिवाइडेड बाय n प्लस 2n आयोटा मल्टीप्लाइड विद n माइनस 2n आयोटा. न्यूमरेटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, सो ये 3n माइनस 6n आयोटा प्लस n स्क्वायर आयोटा एंड देन माइनस 2n square and iota square is minus 1, so this is plus over n square plus 4n square. This is equal to real part सेपरेट करें, तो ये 3n plus 2n square divided by 4n square plus n square is 5n square प्लस आयोटा कॉमन ले इनमें से, तो n स्क्वायर माइनस 6n डिवाइडेड बाय 5n स्क्वायर. ये Zn की वैल्यू आ गई. यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Zn इक्वल है 2n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय 5n स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Zn इक्वल है n स्क्वायर माइनस 6n ओवर 5n स्क्वायर. लेट अस सपोज ये रियल पार्ट ऑफ Zn जो है ये un है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Zn जो है ये Vn है. तो क्राइटेरिया के मुताबिक हमने Zn के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड कर लिए.
अब UN हम चेक करते हैं कि ये रियल सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह VN की कन्वर्जेंस देखते हैं। इसके लिए नोट करें कि ये UN है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2n² और 5n² ये 2/5 आ जाएगी, प्लस 3 और 5n आ जाएगी। सो UN इज 2/5 प्लस 3/5n। अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट सेम रहेगी, प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 over 5n। n को इन्फिनिटी पुट करें तो 2 over 5 प्लस 0, सो दिस इज इक्वल टू 2 over 5। ये वो नंबर a है जिसको लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN कन्वर्ज कर रही है, यानी रियल पार्ट ऑफ Zn जिस नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं वो है 2/5। अब इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं। अगेन अगर हम इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो n² over 5n² इज 1 over 5 एंड माइनस 6 over 5n। सो Vn इज 1 over 5 माइनस 6 over 5n। सिमिलरली अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो ये 1 over 5 ये B नंबर आ गया। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Zn की कन्वर्जेंस है। देयरफॉर बाय अबव क्राइटेरिया Zn कन्वर्जेस टू A प्लस iota B मीन्स Zn कन्वर्जेस टू 2 over 5 प्लस 1 over 5 iota। तो ये तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की कन्वर्जेंस हमने चेक की बाय डेफिनेशन। जस्ट आपने क्राइटेरिया के थ्रू इस तरह किया कि सीक्वेंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड किए, रियल और इमेजिनरी पार्ट की कन्वर्जेंस देख ली रियल मेथड से, एंड देन रिजल्ट से Zn की कन्वर्जेंस आपने ऑब्टेन कर ली। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक अबाउट पावर सीरीज है तो नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीरीज डिफाइन करते हैं और इससे फिर आइडिया जनरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज का। जिस तरह रियल सीरीज डिफाइन की थी कि रियल सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड किया जाए तो रियल सीरीज आ जाती है, इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस लें और उसकी टर्म्स ऐड कर लें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीरीज आ जाती है। एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर summation k varies from 1 to infinity zk equal to z1 plus z2 up to so on zn and so on। ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगी। अब ये इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn इज कन्वर्जेंट। इस डेफिनेशंस को क्लैरिफाई करते हैं। सपोज आपको सीरीज गिवन थी summation k varies from 1 to infinity zk। अब इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स लेकर हम Sn डिफाइन करते हैं which is the sum of first n terms of the series। अब ऑब्जर्व करें कि S1 बेसिकली Z1 है, जबकि S2 जो है वो Z1 प्लस Z2 है, और इसी तरह Sn जो है वो Z1 टू Zn इन सारे नंबर्स का सम है। तो अगर हम S1, S2, Sn इनको कंसीडर करें तो ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कहा जाता है, क्योंकि ये सीरीज का कंप्लीट सम नहीं है, पार्शियल सम है, जस्ट फर्स्ट n टर्म्स का सम है, इसलिए Sn का। तो Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। अब अगर ये सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट हो तो हम कहते हैं ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है।
अब सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी कि अगर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn फाइंड करें और इसकी वैल्यू L फाइनाइट और यूनिक हो तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn कन्वर्जेंट है, और जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ये रिमार्क भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के थ्रू इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड करने में यूज करेंगे हम। इफ Sn converges to L, say sequence of partial sums converges to L, then we say that the sum of the series is L। तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट है वही इनफैक्ट सीरीज का सम है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स सीरीज की डेफिनेशन और उसकी कन्वर्जेंस का मेथड था। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सीरीज स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। एनी सीरीज ऑफ द फॉर्म summation k varies from 1 to infinity a z power k minus 1, which is a plus az square plus so on plus az n minus 1 is called a geometric series। जैसे हम रियल ज्योमेट्रिक सीरीज देखें तो से 3 plus 3 into 1/2 plus 3 into 1/2 square एंड सो ऑन। तो ये टर्म a है, ये a से r है, ये a r स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक रियल ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब रियल ज्योमेट्रिक सीरीज की काफ़ी प्रॉपर्टीज नॉन होती हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल a प्लस ए आर सो ऑन ए आर पावर n माइनस 1 अगर एक रियल ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है इफ r एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1। फर्दर ये जब ये कन्वर्जेंट होती है तो इस सीरीज का सम होता है a/1 माइनस r। ये एलिमेंट्री लेवल पे हम ये सीरीज स्टडी कर लेते हैं और इस सीरीज का सम फाइंड करने का फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी? एनी सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस a प्लस ए जेड स्क्वायर सो ऑन ए जेड पावर n माइनस 1 इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक सीरीज। जिस तरह रियल ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया ये है कि r एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, तो हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया क्या है और अगर ये कन्वर्ज करती है तो फिर इस सीरीज का सम क्या होगा। एग्जांपल इज शो दैट ए ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड फाइंड इट्स सम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। अब सीरीज की कन्वर्जेंस हम चेक करेंगे यूजिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। So let Sn is equal to sum of first n terms of the series जो a plus az plus so on plus az power n minus 1 है। से ये इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इसकी दोनों साइडों को z से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म्स आ जाएंगी ए जेड प्लस ए जेड स्क्वेयर प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास आएगी ए जेड पावर एन और इससे प्रीवियस टर्म देखें तो ए जेड पावर एन माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें। Sn माइनस जेड Sn। नोट करें कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो सब्ट्रैक्ट करने से ये टर्म एडजस्ट हो जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट टर्म यहाँ पे भी ए जेड स्क्वायर थी, ये एडजस्ट होगी और ए जेड एन माइनस वन तक ये सारी टर्म्स सेटल हो जाती हैं। रिमेनिंग टर्म्स हैं ए और माइनस ए जेड एन। सो रिमेनिंग टर्म्स आर a minus a z n. A is taken as common, 1 minus z to the power n, और लेफ्ट साइड पे आप एस एन कॉमन लें तो ये 1 माइनस जेड। अब नोट करें कि अगर हम n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करें, क्योंकि सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का सम फाइंड करना होगा। तो नोट करें कि सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट फाइंड करनी होगी, बिकॉज हमने कहा था कि समेशन z के अगर एक इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका सम वही होगा जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट होगी। अब अगर हम इसकी लिमिट लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये फैक्टर जो है z पावर n, इसका बिहेवियर क्या होगा ये हमने देखना होगा। अगर हम z मॉडुलस लेस देन 1 लें, और मॉडुलस क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी z पावर n ये अप्रोच कर जाएगी 0 को। इफ z मॉडुलस इज लेस देन 1, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस z एस एन इज इक्वल टू a, क्योंकि ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जेड एन जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 1 माइनस जेड से डिवाइड करें तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस जेड। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस और उसका सम था। यहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि सम का फार्मूला सेम आया है जैसे रियल ज्योमेट्रिक सीरीज का था, और कन्वर्जेंस कंडीशन भी सेम आई है जो रियल की थी। बट टेक्निकली डिफरेंस क्या है कि रियल में जब आप r मॉड लेस देन 1 लेते थे तो ज्योमेट्री 1 डायमेंशन थी, तो नंबर आप 1 और -1 के इन बिटवीन स्टडी कर रहे थे। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जब लेस देन 1 लें तो वो नंबर एक डिस्क में लाई करता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है और रेडियस 1 होता है। तो यहाँ इसके मीनिंग ये है कि जब भी पॉइंट आप इनसाइड एन ओपन डिस्क लेंगे जिसका सेंटर 0 रेडियस 1 हो, तो उस वक्त ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस सीरीज को सम अप करते हैं। सीरीज गिवन है समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 + 2 आयोटा ओवर 5 होल टू द पावर के। तो बेसिकली ये सीरीज इस फॉर्म में है z पावर के, वेयर z हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 + 2 आयोटा ओवर 5। अब z पावर k टाइप्स की जो सीरीज होती है ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, क्योंकि इसको ओपन करें तो z + z² + z³ सो ऑन आता है। तो यहाँ पे a 1 है। तो जो फॉर्म कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक सीरीज की थी वो इसकी बन रही है। अब ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हुई तो हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए z मॉडुलस फाइंड करें, विच इज 1 + 2 आयोटा मॉडुलस डिवाइडेड बाय 5 मॉडुलस। So this is equal to √1 + 4
over 5. So this is equal to under root 5 over 5, that is 1 over under root 5. Of course this is less than 1, therefore this series is convergent. अब इस सीरीज का सम आप लिख सकते हैं। तो a इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज z है, विच इज 1 + 2 iota over 5 over 1 minus z, which is 1 + 2 iota over 5. इसको सिंप्लीफाई करें, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम बेसिकली इस रिजल्ट की एक्सटेंशन है कॉम्प्लेक्स में, कि अगर रियल सीरीज सुमेशन a के कन्वर्जेंट हो तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an 0 के इक्वल होती है। अब हम देखेंगे कि क्या सेम टाइप्स की नेसेसरी कंडीशन कॉम्प्लेक्स सीरीज में भी हैं या नहीं है। अब इसके प्रूफ के लिए जस्ट हमें एक आइडिया जो चाहिए वो इस प्रॉपर्टी का चाहिए कि nth पार्शियल सम हम डिफाइन करते हैं z1 + z2 so on zn। सिमिलरली Sn-1 किसके इक्वल होगा, z1 + z2 so on zn-1। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो नोट दैट zn से प्रीवियस जो टर्म है यहाँ पे वो zn-1 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी सारी टर्म एडजस्ट हो जाएंगी, सिर्फ ये zn रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू zn। आपने अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स सीरीज की जर्नल टर्म लिखनी हो तो आप उसका nth पार्शियल सम लें और उसमें से n-1 टर्म्स के सम को माइनस कर दें तो सीरीज की nth टर्म आ जाती। इस ट्रिक को हम यूज करेंगे इस कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए। गिवन summation k varies from 1 to infinity, zk is convergent. This implies limit n tend to infinity Sn is equal to L. Similarly, limit n tend to infinity Sn-1 is also L, because n tend to infinity है, so Sn और Sn-1 में कोई डिफरेंस नहीं है। अंडर दिस लिमिट as Zn is equal to Sn minus Sn-1, दोनों साइड्स की लिमिट लें तो ये भी L के इक्वल आ जाएगी लिमिट, ये भी L है, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई हमारे पास। तो ये नेसेसरी कंडीशन थी फॉर कन्वर्जेंस। अब जब भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो वो सीरीज इस कंडीशन को मस्ट सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर कोई सीरीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, मीन सीरीज की nth टर्म की अगर लिमिट लें और वो ज़ीरो नहीं आती, तो ये गारंटी है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम कन्वर्जेंट सीरीज की nth टर्म जो होती हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करके नेक्स्ट टेस्ट डिफाइन किया गया है, डाइवर्जेंस टेस्ट। इफ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी zn इज नॉन जीरो, देन समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity zk डाइवर्जेस। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है, इसकी अगर हम nth टर्म लें तो वो होगी iota n plus 5 over n, that is iota plus 5 over n।
क्लियरली इसकी nth टर्म की जो लिमिट है ये आयोटा के इक्वल है, नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर बाय डाइवर्जेंस टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब यहाँ तक तो हमने सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस स्टडी की। अब नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है और कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती हैं, इसको देखते हैं। An infinite series summation k varies from 1 to infinity zk is said to be absolutely convergent if summation k varies from 1 to infinity zk modulus converges। अब absolute convergence ये है कि आप सीरीज की हर टर्म का मॉडुलस लें और उनको ऐड करके एक नई सीरीज कंस्ट्रक्ट करें। अब अगर ये न्यू सीरीज कन्वर्जेंट हुई तो गिवन सीरीज को हम कहेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और इसी तरह कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती हैं कि ऐसी सीरीज जिनको एब्सोल्युटली चेक करें तो वो डाइवर्जेंट हो, बट विदाउट एब्सोल्यूट चेक करें तो वो कन्वर्जेंट हो। ऐसी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती हैं। सो अगर किसी सीरीज को आप एब्सोल्युटली चेक करें और वो कन्वर्जेंट हो तो उसको आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहेंगे। और अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज ना करे बट विदाउट एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर जाए तो उस सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। अब जैसे हमने रियल सीरीज के केस में देखा था कि सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के डिफरेंट टेस्ट हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डी-एलम्बर्ट रेशियोज टेस्ट है या काशीज रूट टेस्ट है। तो यहाँ पे भी हम कॉम्प्लेक्स सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करेंगे यूजिंग दीज टू टेस्ट्स। तो सबसे पहले हम इसमें रेशियो टेस्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज सुमेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to infinity zk is a series of non-zero complex terms such that कि इस सीरीज में आपने nth टर्म ली, n प्लस फर्स्ट टर्म ली, इन दोनों का मॉडुलस लिया और इसकी लिमिट ली n टेंड टू इन्फिनिटी। लेट अस सपोज ये लिमिट l के इक्वल है। तो अब अगर ये लिमिट लेस देन 1 हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है एब्सोल्युटली। अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ या l इन्फिनिटी हुआ तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। और इसी तरह अगर l की वैल्यू 1 ले लें तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट है कि रेशियो टेस्ट से अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट प्रूव करनी हो तो उसमें Zn+1 और Zn मॉडुलस की लिमिट फाइंड करें n टेंड टू इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट लेस देन 1 आई तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली हम रूट टेस्ट डिफाइन करते हैं। रूट टेस्ट में हम ये लेते हैं कि सीरीज की nth टर्म का मॉडुलस लेकर उसका nth रूट फाइंड करते हैं और फिर nth रूट की लिमिट लेते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी। सपोज ये लिमिट l के इक्वल है। अगेन बाकी कंडीशंस रेशियो टेस्ट वाली हैं कि अगर l लेस देन 1 हो तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। अब अगर l ग्रेटर देन 1 और l इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती हैं। और अगर l इक्वल टू 1 हो तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि कॉमन प्रैक्टिस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी होता है। अगर आपको nth टर्म में होल टर्म की पावर में कोई n दिया गया है तो वहाँ प्रेफर करें रूट टेस्ट को, वो इजी होता है। और अगर कांस्टेंट की पावर n इन्वॉल्व हो या फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो जाए तो उनकी कन्वर्जेंस चेक करना इजी होता है यूजिंग रेशियो टेस्ट। तो आज के लेक्चर्स में हमने जितना कुछ पढ़ा है उसका एक क्विक सा रिव्यू लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट पावर सीरीज को डिफाइन कर सकें।
सबसे पहले हमने रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल किया। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेस और सीरीज़ डिफाइन की, उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस कंडीशन हमने चेक की। देन हमने कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के लिए टेस्ट देखे, वो रेशो और रूट टेस्ट थे। इसके साथ हमने कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेंट सीरीज़ की एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ये मस्ट 0 के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम पावर सीरीज़ डिफाइन करते हैं। पावर सीरीज़ किस टाइप्स की सीरीज़ होती हैं? ए सीरीज़ ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 z माइनस z0 प्लस a2 z माइनस z0 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस टाइप्स की सीरीज़ जो हैं ये पावर सीरीज़ कहलाती हैं। यहाँ पे a0, a1, a2 ये सारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, z इज़ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड z0 इज़ सम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर टर्म जो इस सीरीज़ में अपीयर हो रही है वो z माइनस z0 टू द पावर में अपीयर हो रही है, तो इस टाइप की सीरीज़ कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज़ कहलाती हैं। अब आपको याद होगा कि रियल पावर सीरीज़ में हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। किसी भी रियल पावर सीरीज़ का ऐसा इंटरवल जिसमें वो रियल सीरीज़ कन्वर्ज कर रही हो उसको हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक ऐसा नंबर होता है जो लार्जेस्ट नंबर हो और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करने में यूज हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 1/1 माइनस एक्स की सीरीज देखें तो ये सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ये वाली होती है और ये कन्वर्ज करती है इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो ये सीरीज डिफाइन की गई है अबाउट 0 और ये कन्वर्ज करती है अगर एक्स हम बिटवीन -1 एंड 1 ले लें। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज कब कन्वर्ज करेंगी और यहाँ पे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस से मुराद हमारी क्या होती है इसको देखते हैं। ए सर्कल centered at z0 and largest radius r for which the power series converges at every point within the circle is called circle of convergence. Suppose अब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर z0 है, रेडियस r है। अब अगर ये पावर सीरीज इस सर्कल के हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो तो फिर हम इस सर्कल को सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे और इस रेडियस को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। नोट दैट कि अगर इससे बिगर मैं कोई भी सर्कल लूंगा तो इस सर्कल के पॉइंट्स के लिए जरूरी नहीं कि ये सीरीज कन्वर्ज करे। ये आर लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए जिसको लेकर हम ये सर्कल डिफाइन करें और इसके अंदर ये सीरीज कन्वर्ज करें। लिहाजा अब इस सर्कल के इनसाइड आप कोई भी सर्कल लेंगे तो उसमें सीरीज मस्ट कन्वर्ज करेगी, बट हमने ये लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है जिसको लेकर ये सर्कल डिफाइन करें और सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो इस सर्कल को हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे और इसके रेडियस को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के मेथड्स क्या हैं हमारे पास। सपोज ये गिवन पावर सीरीज है a0 प्लस a1 z माइनस z0 प्लस a2 z माइनस z0 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अगर हम an प्लस 1 और an मॉडुलस की लिमिट फाइंड करें n टेंड टू इन्फिनिटी, सपोज लिमिट
एल आती है जो नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी है, देन इस केस में रेडियस जो होता है ये 1/L के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an फाइंड करें और ये 0 के इक्वल आ जाए तो इस केस में रेडियस इन्फिनिटी होता है। और अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an मॉडुलस इन्फिनिटी आ जाए तो इस केस में रेडियस 0 होता है। तो ये रिमार्क यूज होगा टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट सीरीज लेते हैं, सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी zk बाय k फैक्टोरियल। इसमें an नोट करें 1/n फैक्टोरियल होगा, nth टर्म का कोफिशिएंट, an प्लस 1 ये 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा। अब प्रीवियस रिमार्क से देखें, हमने लिमिट फाइंड करनी होती है an प्लस 1/an मॉडुलस की। तो an प्लस 1/an सबसे पहले फाइंड करते हैं, विच इज 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। ये an प्लस 1 और an इसका मॉडुलस भी लेंगे तो सेम नंबर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। और रिमार्क से नोट करें कि जब ये लिमिट 0 के इक्वल आए तो रेडियस इन्फिनिटी होता है। सो इस केस में इस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इन्फिनिटी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपने करना है, इसमें an n फैक्टोरियल होगा और इस केस में रेडियस आपने फाइंड करना है। थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी zk। सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी zk। यहाँ पे nth टर्म का कोफिशिएंट 1 है, an प्लस 1 भी 1 ही आएगा, an प्लस 1 और an मॉडुलस भी 1 ही होगा। और जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। देयरफॉर इस केस में जो रेडियस होगा वो 1/L के इक्वल होता है, तो 1/1 ये 1 होगा। तो ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग सीरीज। पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सिमिलर है जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने की, सो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो सीरीज दी गई है इसके कोफिशिएंट 1/2 है फर्स्ट टर्म के, 1 × 3/2 × 5 है सेकंड टर्म्स के, 1 3 5 2 5 8 सो ऑन ये थर्ड टर्म के। तो अब nth टर्म के क्या होंगे? तो nth टर्म्स के कोफिशिएंट अगर आपने ऑब्जर्व करने हों तो ये 1 3 5 को एज ए सीक्वेंस लें हम, तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हम जानते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस की, nth टर्म होती है a + n - 1 × d, सो दिस इज 2n - 1। तो nth टर्म में ये न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट्स आएंगे ये 2n - 1 तक आएंगे। और इसी तरह 2 5 8 सो ऑन इसको ऑब्जर्व करें तो ये भी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है विद फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 3, सो nth टर्म इज
So this is 3n minus 1. So this is 3n minus 1. Therefore यहाँ जो टर्म्स आएंगी ये 2, 5, 8 so on 3n minus 1. अब आपने an plus 1 फाइंड करना है, which is 1, 3, 5 so on 2n minus 1, और नेक्स्ट टर्म इसमें आएगी 2 times n plus 1 minus 1, which is 2n plus 1, और ओवर में जो टर्म आएगी 2, 5, 8 so on 3n minus 1, and next term is 3 into n plus 1 minus 1, 3n plus 2. अब इनकी रेशियो लें an plus 1 ओवर an, तो क्लियरली जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो बाकी सारी टर्म्स एडजस्ट होंगी, जो टर्म्स बच जाएंगी वो हमारे पास होंगी 2n plus 1 ओवर 3n plus 2. अब इसकी लिमिट फाइंड कर लें, n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं लिमिट, इसका आंसर 2/3 आएगा. तो यह तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई. देयरफॉर R इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 ओवर L के इक्वल होता है, तो वो 3/2 के इक्वल आ जाएगा. अब इस पार्ट में हमने डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी थी, तो डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के लिए नोट करें कि अगर सीरीज एट z नॉट डिफाइन हो तो डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस हम लेते हैं z माइनस z नॉट मॉड लेस देन r. अब ये सीरीज अबाउट 0 डिफाइन है, देयरफॉर डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस इज z माइनस 0 मॉड लेस देन r, विच इज 3/2. तो ये इस सीरीज की डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस आ गई. सिमिलरली जब फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट तो इसमें सिंपल है, इसको इजीली आप मॉडुलस लेंगे तो -1 पावर k प्लस 1 1 के इक्वल हो जाएगा. सो an जो है ये 1 ओवर n फैक्टोरियल आ जाएगा. ये ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व की, बट इसमें z नॉट जब आप डिफाइन करेंगे तो इस टर्म को ऑब्जर्व करें कि ये z माइनस 1 प्लस आयोटा पावर k है, तो z नॉट इस केस में 1 प्लस आयोटा है. लिहाजा एंड पे जब आप डिस्क लिखेंगे तो z माइनस दिस z नॉट मॉडुलस लेस देन जो भी इसका रेडियस आया वो लिखना है. ओके, नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं. इफ ए पावर सीरीज सेंटर्ड एट z नॉट converges at z1 which is not equal to z naught, then the series converges for every z for which z minus z naught modulus less than z1 minus z naught modulus. तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर ये सीरीज किसी एक पॉइंट z1 पे कन्वर्जेंट हो तो आप z नॉट को सेंटर लें और z नॉट से z1 तक डिस्टेंस लेकर एक डिस्क स्केच करें तो उस पूरी डिस्क के अंदर ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी. यानी एक सिंगल पॉइंट की कन्वर्जेंस से आप डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे ये डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस हम इस सेंस पे नहीं कह रहे कि ये लार्जेस्ट रेडियस वाली होगी, बट इस डिस्क के अंदर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी. अब ज्योमेट्री देखते हैं इसकी कैसे बनेगी कि अगर z नॉट एक पॉइंट है और सीरीज कन्वर्ज कर रही है किसी डिफरेंट पॉइंट z1 पे, तो हम z नॉट से z1 तक डिस्टेंस लेकर से r डिस्टेंस की एक डिस्क स्केच करते हैं. तो अब ये सीरीज इस कंप्लीट डिस्क में कन्वर्ज करेगी. इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. Let
summation k varies from 1 to infinity a k z minus z naught to the power k converges at z1. This implies summation k varies from 1 to infinity a k z1 minus z naught to the power k is convergent. ये पॉइंट नोट करें यहाँ पे कि सबसे पहले ये एक पावर सीरीज थी, बट अब जब z को हमने एक फिक्स नंबर z1 पुट कर दिया है तो ये नंबर की सीरीज है. अब ये नंबर की सीरीज कन्वर्जेंट है. यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an z1 माइनस z नॉट टू द पावर n modulus tends to 0. Why this modulus tends to 0? Because convergent series की necessary condition ये है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो nth टर्म की लिमिट 0 को अप्रोच कर देती. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि an इंटू z1 माइनस z नॉट पावर n इज लेस देन सम पॉजिटिव कांस्टेंट से m. कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली बाउंडेड है, इसलिए ये टर्म लेस देन m होगी. एंड दिस इम्प्लाइज an मॉडुलस इज लेस देन m ओवर z1 माइनस z नॉट मॉडुलस पावर n. Now summation m over z1 minus z naught power n varies from 1 to infinity is geometric series from steric से आप ऑब्जर्व करें कि अगर ये हम kth टर्म के लिए लिखें तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आएगा. दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें z माइनस z नॉट टू द पावर k से, तो ये लेस देन m इंटू z माइनस z नॉट ओवर z1 माइनस z नॉट टू द पावर k आ जाएगा. अब ये हमने गिवन पावर सीरीज की kth टर्म कंस्ट्रक्ट कर ली, और इसी तरह ये राइट साइड पे एक ज्योमेट्रिक सीरीज की kth टर्म है. अब ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर z मॉडुलस लेस देन 1 हो. सो राइट हैंड साइड पे जो टर्म है अगर इसको हम लेस देन 1 लें तो z माइनस z नॉट ओवर z1 माइनस z नॉट मॉडुलस इज लेस देन 1. दिस इम्प्लाइज z माइनस z नॉट मॉडुलस इज लेस देन z1 माइनस z नॉट मॉडुलस. अब क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है अंडर दिस कंडीशन, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि गिवन सीरीज की kth टर्म का मॉडुलस इससे लेस है. सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर ये बिगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी अंडर सेम कंडीशंस. लिहाजा अगर हम कन्वर्जेंस एट ए पॉइंट लें तो इससे फॉलो होता है कि सीरीज एक डिस्क में कन्वर्ज कर रही है. तो ये तो हमारे आज के लेक्चर्स था. अब एट द एंड हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेक्चर्स में हमने
रियल सीरीज को रिविजिट किया, कॉम्प्लेक्स सीरीज डिफाइन की, कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज डिफाइन की, और कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन की। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के मेथड सीखे, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से हमने ये देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी nth टर्म की लिमिट 0 होगी। और एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने ऑब्जर्व किया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सीरीज किसी सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कन्वर्ज कर रही हो तो सेंटर से लेकर उस नंबर तक रेडियस की जो डिस्क बनती है उस डिस्क में भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज की फर्दर एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।